दोस्तों अगर आप भी 2022 में 2 फरवरी को परीक्षा देने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न को करेंगे यानी कि आपके फिजिक्स के जितने भी प्रश्न को करेंगे ये प्रश्न दोस्तों अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया हुआ गेस किया हुआ प्रश्न है। आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सेम टू सेम इसी तरह से, इसलिए आप लोग प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जितने भी प्रश्नों को किए हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को किए हैं ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन का फटाफट आंसर को कमेंट करना है। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं बने प्लीज इसको नोट करना और वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत उसको रिवीजन करना है, तभी दोस्तों आपको ये वीडियो देखने का फायदा होगा, अन्यथा दोस्तों आप वीडियो को भूल जाएंगे, यानी कि ये सभी प्रश्नों को भूल जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये सभी प्रश्न जो है अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया हुआ है, इसलिए प्लीज आप लोग इस वीडियो को कम से कम अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों उसको भी इस वीडियो का फायदा मिले। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। बोलिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा गया है। आप अगर 2022 में फिजिक्स की परीक्षा देने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा किसको मापा जाता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। इसको जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा यानी कि ईबी के द्वारा किसको मापा जाता है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ईबी डिनोशन होता है दोस्तों वो वर्क के लिए होता है। वर्क मतलब कार्य के लिए, कार्य का मतलब जूल के लिए यानी कि एनर्जी के लिए। ठीक है, तो एनर्जी के लिए हो गया, जूल के लिए हो गया, वर्क के लिए हो गया, उसके लिए दोस्तों ईबी का प्रयोग होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, ई होता है। ई मतलब एनर्जी, हम लोग इसको यू से भी डिनोट करते हैं, और वर्क बराबर वर्क तो आप जानते हैं, तो डब्ल्यू बराबर ई बराबर यू, यानी कि डब्ल्यू बराबर एनर्जी और एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और यू बराबर होता है ईबी यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, ऋणावेश का प्रवाह होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋणावेश का जो प्रवाह होता है वो किस प्रकार होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, या फिर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या फिर विभव से आजाद होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सेकंड की जो राइट आंसर है आपके हो जाएंगे निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यानी कि ऑप्शन ए आपके राइट आंसर जाएंगे। ठीक है, तो ऋणावेश का जो प्रवाह है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, यदि विद्युत बल्ब में धारा जो है वो 3% से बढ़ा देंगे तो जो उसकी शक्ति दोस्तों शक्ति होगी वो कितनी गुनी बढ़ेगी, यानी कि वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा। बिल्कुल दोस्तों थर्ड की जो राइट आंसर है आपको जाएंगे 6%। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग किसी विद्युत बल्ब में धारा को 3% से बढ़ा देंगे तो जो शक्ति होगी, ठीक है, उसकी जो शक्ति होगी दोस्तों वो 6% से बढ़ेगी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, 2 गुनी से बढ़ेगी। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, वाट होता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है। एक तार है जिसकी लंबाई को खींच करके दुगुना कर दिया जाता है, यदि खींचने के पहले इसका प्रतिरोध अगर आर होगा तो खींचने के बाद प्रतिरोध कितना होगा। बिल्कुल 4 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 4R। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर खींचने से पहले उसका प्रतिरोध R है तो दोस्तों उसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि अगर लंबाई 2 गुना बढ़ेगा तो उसका जो ये है, यानी कि अगर लंबाई को हम लोग 2 गुना बढ़ाएंगे तो उसका जो दोस्तों जो प्रतिरोध है वो 4 गुना बढ़ेगा। अगर उसको हम लोग 3 गुना बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध है वो 6 गुना बढ़ेगा, यानी कि हमेशा 2 गुना बढ़ता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, एक अर्धचालक को T1K से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है, यानी कि ये जो एक अर्धचालक है वो कितना टेम्परेचर में है, T1K में है। ठीक है, और इसको जो है T1K से लेकर के T2K तक ठंडा किया जाता है, तो बताएंगे इसका जो रेसिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या फिर सेम रहेगा, या फिर पहले घटेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। बिल्कुल दोस्तों 5 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे पहले बढ़ेगा। ठीक है, तो एक अर्धचालक को अगर हम लोग T1K से T2 के ताप पर ठंडा करेंगे तो इसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। राइट आंसर 5 के आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा बीटा हो तो क्या होगा। क्वेश्चन आपको पूछा कि एक ट्रांजिस्टर है जिसका जो नियतांक है वो अल्फा बीटा है, तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर 1 होगा, या फिर बीटा बड़ा होगा अल्फा छोटा होगा 1 से, या फिर अल्फा बराबर बीटा होगा, या फिर बीटा छोटा होगा अल्फा बड़ा होगा। बिल्कुल दोस्तों 6 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे बीटा जो वो बड़ा होगा और अल्फा जो है वो छोटा होगा। ठीक है, तो यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा हो और बीटा हो तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा हमेशा बड़ा होगा और अल्फा जो है वो छोटा होगा। तो 6 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न
प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। आपको क्वेश्चन पूछा, ये जो प्रकाश की किरण है वो विचलित कहाँ नहीं होती है, यानी कि किस प्रकार नहीं होता है? समतल दर्पण से लंबवत परावर्तन होने पर, या फिर समतल दर्पण से तिरछी परावर्तित होने पर, या फिर प्रिज्म से होकर निकलने पर, या फिर आयताकार पट्टिका को समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर। बिल्कुल 7 की जो राइट आंसर है, ध्यान रखना, इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी, आयताकार पट्टिका को समांतर सतहों पर अपवर्तित होने पर, यानी कि होकर निकलने पर। तो प्रकाश की जो किरण विचलित नहीं होती है वो कहां पर नहीं होती है? राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, लेंस की शक्ति का मात्रक है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे बहुत खूब। इसको जो राइट आंसर दोस्तों वो आपके हो जाएंगे डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस की जो शक्ति का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे +10D। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की जो उत्तल लेंस है इसकी जो क्षमता होगी, यहाँ पर उत्तल लेंस की बात हो रही है। ठीक है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे +10D, प्लस में होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 9 का। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, एक रंग दोषयुक्त नेत्र इन रंगों को विभेद नहीं कर सकता, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि रंग का यानी कि कलर का जो है पहचान नहीं कर पाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? रंग दोषयुक्त। ठीक है, तो वो बताइए कौन सा रंग का विभेद नहीं कर पाता है, यानी कि कौन सा रंग को पता नहीं कर पाता है? बिल्कुल 10 की जो राइट आंसर फटाफट आप आंसर देंगे, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो बिल्कुल इसके जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपके हो जाएंगे लाल एवं हरा। ध्यान रखिएगा, लाल और हरा। और कभी कभी जो है यानी कि जिसको ये बीमारी होती है रंग दोष युक्त की, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की, तो दोस्तों वो जो है कभी कभी नीला रंग को भी नहीं देख पाता, लेकिन अक्सर जो है लाल और हरा इस रंग का विभेद नहीं कर पाता। ठीक है, तो 10 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है, यानी कि कोई लाल फूल है, जब हम लोग उसको हरे कांच के टुकड़े से देखेंगे तो बताइए वो हम लोगों को किस प्रकार दिखेगा, यानी कि उसका जो रंग है वो किस प्रकार दिखेगा? बिल्कुल इसके राइट आंसर है वो आपको जाएंगे काला दिखेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखेंगे तो दोस्तों वो हम लोगों को काला प्रतीत होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में क्या होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए पदार्थ में क्या होनी चाहिए? उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति, या फिर उच्च चुंबकीय धारणशीलता, या फिर उच्च शैथिल्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल 12 की जो राइट आंसर है वो आपके जाएंगे उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो पदार्थ में होना चाहिए वो होना चाहिए विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति। राइट आंसर 12 के आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, अम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है, तो बताइए प्रत्येक नए टुकड़े का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों 13 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे m/2, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है कि m चुंबकीय, यानी कि जो एक चुंबक है जो कि m है, चुंबक क्या है जो कि m है, यानी कि टोटल की जो लंबाई है वो क्या है दोस्तों? m है। ठीक है, अब इसको जो है 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाएगा, तो जब भी 2 समान यानी कि समान बोल दिया तो इधर भी आपका आधा आधा होगा और इधर भी आपका आधा आधा होगा। ठीक है, तो जो प्रत्येक नया टुकड़ा होगा वो बिल्कुल m/2 हो जाएगा। जब हम लोग m/2 और m/2 को दोस्तों जोड़ेंगे तो आपको जो है प्लस होकर के कितना आ जाएगा? m आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो कि निर्दिष्ट होती है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर ध्रुव, या फिर उत्तर से दक्षिण ध्रुव, या फिर पूरब से पश्चिम, या फिर पश्चिम से पूरब। बिल्कुल 14 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दक्षिण से उत्तर ध्रुव। ठीक है, तो 14 की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई जो है वो l है, अगर त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, जो नया द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा वो क्या होगा? बिल्कुल 15 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 2m/π। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर अगर फाई हो तो दोस्तों जो शक्ति गुणांक होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, इसका जो मान होगा वो कितना होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे वो है cos फाई। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि फाई है कि क्या है, और राइट आंसर आपको डायरेक्ट cos फाई लगा देना है। ठीक है, तो अगर प्रत्यावर्ती धारा का जो विद्युत वाहक बल है और एक उसके विद्युत वाहक बल के बीच का जो कालांतर दोस्तों वो क्या होगा? फाई हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा cos फाई, किसका? शक्ति गुणांक का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, एलआर परिपथ की जो शक्ति गुणांक होगी वो क्या होगी? क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एलआर परिपथ की शक्ति गुणांक का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगा देना है। बिल्कुल जो 17 के राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों r बटा, यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखा हुआ। ठीक है, r बटा √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ, प्लीज ध्यान दीजिएगा।
R बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, और ये जो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर है इसको हम लोग होल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके B17 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। क्वेश्चन आपको पूछा, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर आपको क्या पूछा, तप्त तार एमीटर, यहाँ पर आपको वोल्ट मीटर नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एमीटर। ये जो तप्त तार एमीटर है वो प्रत्यावर्ती धारा का क्या मतलब कि मापता है, उच्चतम मान को, औसतन को, या फिर मूल औसत वर्ग धारा को। 18 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है दोस्तों मूल औसत वर्ग धारा को। तो तप्त तार जो है वो एमीटर मापता है, क्या मापता है, मूल औसत वर्ग धारा, यानी कि 18 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है तो क्योंकि उच्च धारा प्रवाहित हो सके, या फिर उच्च विभव प्राप्त हो सके, या फिर भंवर धाराओं द्वारा होने वाले हानि कम की जा सके, या अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सके। 19 की जो दोस्तों राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है भंवर धाराओं द्वारा होने वाली जो हानि है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, यानी कि राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। वैसे भी दोस्तों मैंने आपको कई बार कहा है कि जो भी ऑप्शन आपका बड़ा होगा तो 95% केस में जो है वही आंसर आपका सही होता है। ठीक है, तो प्लीज पहले आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको डाउट हो कभी तो आपको जो बड़ा ऑप्शन दिखे उसी को लगा देना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है वो क्या होता है, प्रेरक में, यानी कि किसी एलसीआर परिपथ में जो ऊर्जा का क्षय होता है वो कहां पर होता है, प्रेरक में होता है, प्रतिरोधक में, धारित्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। 20 के जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है प्रेरक में। ध्यान रखिएगा कहां पर होता है, प्रेरक में होता है। राइट आंसर 20 के ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 21, परमाणु के नाभिक में प्रोटोन एक साथ रह पाते हैं। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटोन होते हैं वो एक साथ रह पाते हैं, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षी बल, कूलम्ब बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। 21 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है नाभिकीय बल। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटोन होता है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो होता है वो एक साथ रह पाता है क्योंकि उसके बीच नाभिकीय बल होता है। 21 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, एक अल्फा कण बना होता है। आपको पूछा जाएगा ये जो अल्फा कण है, जो गामा कण है, गामा के कण के बारे में अगर पूछेगा तो उसके पास दोस्तों मास भी नहीं होती और चार्ज भी नहीं होती, यानी कि द्रव्यमान भी नहीं होता और क्या नहीं होता, आवेश नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा कि कोई अल्फा कण है तो बताइए ये जो बना होता है वो किस चीज का बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का, या फिर 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का, या फिर केवल 1 प्रोटॉन से। 22 के जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपको जाएंगे वो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से, यानी कि ऑप्शन भी आपके 22 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक अल्फा कण जो बना होता है वो दोस्तों 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। राइट आंसर 22 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु क्रमांक है। बताइए परमाणु जो क्रमांक है वो क्या है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, अल्फा कणों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 23 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन सी। ठीक है, तो परमाणु जो क्रमांक है दोस्तों वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, एक तत्व की परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या जो है वो A है, इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है A - Z। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कई बार करवाया है, आपको फॉर्मूला क्या निकालना है, एक आपका होता है मास नंबर जिसको हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, और एक होता है परमाणु संख्या जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। और जब हम लोग मास नंबर में परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो दोस्तों आपका जो है न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपको निकालने मिले न्यूट्रॉनों की संख्या तो आपको सिंपली मास नंबर में यानी कि द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटा देना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, हीलियम परमाणु की सही रचना है। आपको पूछा गया जो हीलियम परमाणु है वो किस किस चीज से बना हुआ होता है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बहुत बढ़िया। ये चीज तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि उसमें 2 प्रोटॉन होता है, बिल्कुल सही है, 2 न्यूट्रॉन होता है, ये भी सही है। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन के बारे में, हीलियम परमाणु की जो सही रचना है वो क्या होगी। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे 25 का, वो है ऑप्शन सी, 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, हीलियम की परमाणु संरचना में, यानी कि He, हीलियम मतलब He। ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या 2 होती है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाशीय तंतु संचरण में जो प्रकाश स्रोत के रूप में होता है वो क्या होता है। बिल्कुल 26 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको देंगे लेजर या प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ऑप्शन आपके बी 26 के राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, माइक्रोफोन द्वारा होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रोफोन के द्वारा जो है
क्या होता है? बिल्कुल 27 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन, यानी कि माइक्रोफोन द्वारा जो होता है वो क्या होता है? ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन। तो राइट आंसर आपके 27 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए बी नंबर वाला ऑप्शन बड़ा है और राइट आंसर भी आपका वही है, ठीक है। तो 95% केस में इसी तरीके से होता है, कभी कभी गलत हो जाता है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको हो जाएंगे 28 फैक्स का अर्थ क्या होता है? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो फैक्स है इसका मतलब क्या होता है? फुल एक्सेस ट्रांसमिशन या फिर फैक्सिमाइल टेलीग्राफी या फिर फैक्यूअल ऑटो एक्सेस या फिर फीड ऑटो एक्सचेंज। बिल्कुल 28 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपके हो जाएंगे फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो फैक्स का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? वो होता है दोस्तों फैक्यूअल ऑटो एक्सेस। 28 की राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29 द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो द्वितीयक तरंगिकाओं की जो धारणा के जो आविष्कारक है वो कौन है? फरेनेल है, मैक्सवेल है, हाइजेन है या फिर न्यूटन है? 29 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है हाइजेन, ऑप्शन सी आपके 29 का राइट आंसर जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 ध्रुवन कोण। क्वेश्चन क्या पूछा कि ध्रुवन कोण की जो स्पर्शजीय पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है वो नियम कहलाता है, यानी कि ध्रुवन कोण की स्पर्शजीय पदार्थ के अपवर्तनांक की जो बराबर होती है वो नियम क्या कहलाता है? बिल्कुल 30 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे ब्रूस्टर के नियम, ऑप्शन बी आपके 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 यंग के द्विस्लिट क्या लिखा हुआ? द्विस्लिट प्रयोग में समपोषी व्यक्तिगण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच जो पदांतर का मान होगा वो क्या नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में समपोषी व्यक्तिगण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच जो पदांतर का मान होता है दोस्तों वो क्या नहीं होता, ठीक है। 31 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे 2n+1 λ/2। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दुगुना कर दिया जाए तो जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो क्या होगी? यानी कि यंग का प्रयोग है, अगर वहां पर हम लोग प्रकाश की तरंग की लंबाई को दुगुना कर देंगे तो जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो क्या होगी? वही रहेगी या फिर दुगुनी हो जाएगी या फिर आधी हो जाएगी या फिर 4 गुनी हो जाएगी? देखो 32 की जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे दुगुनी, ठीक है। तो जब भी हम लोग यंग के प्रयोग में, ठीक है, जब भी हम लोग प्रकाश की तरंग की लंबाई को दुगुना करेंगे तो ध्यान रखिएगा जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो भी दुगुना हो जाएगी। 32 की राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 एक पतले फिल्म के रंग का कारण है? परिकिरणन, व्यक्तिकरण, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन। हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है, फटाफट आप आंसर देंगे कि एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण है वो क्या है? बिल्कुल इसके जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों वर्ण विक्षेपण, ठीक है। जो भी दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, काफी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि वो भी इस क्लास का लुत्फ उठा पाए, ठीक है। वो भी इस क्लास को देखे, वो भी अच्छे मार्क्स को गेन कर पाए, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए एक पतले फिल्म के जो रंग का जो कारण है दोस्तों, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? बिल्कुल हो जाएगा आपका वर्ण विक्षेपण, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों को बीच अभड़क की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी जो धारिता होगी वो क्या होगी? यानी कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके अगर बीच हम लोग अभड़क की एक पतली प्लेट को रख देंगे तो बताइए उसकी जो धारिता होगी वो क्या होगी? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा जब भी कोई भी समांतर प्लेट हो उसके ऊपर अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक पदार्थ यानी कि परावैद्युत को रखा जाता है तो इसकी जो संधारित्र की जो धारिता होगी दोस्तों वो क्या होगी? बढ़ेगी। राइट आंसर आपके 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 एक माइक्रोफराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी कि एक माइक्रोफराड है जिसकी धारिता के 2 संधारित्र क्या है? वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप बताइए अगर इसको हम लोग सरणी क्रम में 0.5 माइक्रोफराड का एक तीसरा संधारित्र से जोड़ देंगे तो जो परिणामी धारिता होगी वो क्या होगी? 35 का दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएगा वो है 0.4 माइक्रोफराड, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर जो है समांतर क्रम है और हम लोग जानते हैं समांतर क्रम आपको जब भी फॉर्मूला पूछ दे तो आपको C1 + C2 + C3 लगा देना है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था कि एक माइक्रोफराड धारिता के 2 संधारित्र है, यानी कि एक माइक्रोफराड है और 2 संधारित्र है, वो क्या है? एक क्रम में जुड़ा हुआ है। अगर इनके सरणी क्रम में 0.5 को जोड़ देंगे, यानी कि सबसे पहला आपका एक माइक्रोफराड दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि सरणी क्रम है, और हम लोग जानते हैं जो सरणी क्रम का फॉर्मूला होता है वो 1/C/2 होता है, ठीक है। तो सरणी क्रम में 0.5 माइक्रोफराड का एक तीसरा संधारित्र को जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो सिंपली आपको क्या जोड़ना है? 1 +
1/0.5। ठीक है, 5 को करेंगे ऊपर 10 आ जाएगा, इसका एलसीएम आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 + 10 हो जाएगा 15, 5 3। तो दोस्तों इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर आपका 35 का ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया ये सभी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट था। एक अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बनाया गया प्रश्न था, गेस किया हुआ प्रश्न था। ठीक है, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा प्लीज आप इसको दोबारा देख लेंगे और वीडियो को जो भी लाइक नहीं किया एक लाइक कर देंगे, जम करके शेयर कर देंगे और अपने सारे दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने बोलेंगे और आप भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।